हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। तो माय सेल्फ रीनू गहलोत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। बस अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आप चुटकियों के अंदर क्या कर लेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले तो, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का लेक्चर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लियर कि कैसे कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। क्लियर, चले आगे। देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहला पॉइंट, 3 पॉइंट्स होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं 3 पॉइंट्स मान लेके चलती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, आपको चैप्टर का रिवीजन। टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए या टॉपिक समझा हुआ होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन की भाषा को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। एंड देन लास्ट ऑप्शन जो है क्या है कि सारे ऑप्शन मतलब अपना राइट ऑप्शन टिक करने से पहले एक बार चारों ऑप्शन को रीड आउट करना है, अच्छे से पढ़ना है। ये आदत आपको अभी से ही डालनी है क्योंकि आपके 10th में एमसीक्यू है। अगर आप 10th में जाकर 10th में एमसीक्यू, उसके बाद 11th में बायो साइंस वगैरह ले लिया तो एमसीक्यू है, 12th में एमसीक्यू है, तो आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू का सामना तो करना ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी से तैयार हो जाओ एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। जब भी किसी टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो सबसे पहले टॉपिक रिवाइज करना अच्छे से या टॉपिक को समझना अच्छे से। फिर सबसे सेकंड पॉइंट है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना। एंड थर्ड क्या है कि सारे ऑप्शन को एक बार रीड आउट करना राइट ऑप्शन टिक करने से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जीव मंडल का अजैव घटक है। जीव मंडल का अजैव घटक क्या है? अगर लेक्चर पढ़ा होगा तो आपके माइंड में ऐसे ही क्लिक कर गया होगा आंसर। क्या वायु है, क्या जल है, क्या मृदा है, या फिर उपरोक्त सभी? बताओ क्या पूछ रहा है। जीव मंडल का अजैव घटक। मैंने आपको क्या बताया था, जीव मंडल जो है 2 घटकों से मिलकर बना है, जैविक, अजैविक। 2 घटकों से मिलकर बना है। जैविक घटक में क्या आते हैं बेटा, आपके सजीव आते हैं, और अजैविक घटक में आते हैं निर्जीव। निर्जीव में क्या आ गया आपके, जल, पानी, मृदा। ठीक है, सजीव आ गए, सजीव में पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अजैविक घटक के बारे में पूछ रहा है। तो वायु भी अजैविक है, जल भी अजैविक है, मृदा भी अजैविक है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, एग्जामिनर चाहे तो इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है कि वायुमंडल के जैविक घटक कौन से हैं। तो आपको याद रखना है वायुमंडल के जैविक घटक होते हैं सजीव, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे। क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। क्लियर, समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 4th। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के लिए मतलब जीवन, लाइफ के लिए क्या आवश्यक है इन चारों में से, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से जो हमने पढ़ा है ना उसी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम्स में भी जो हमने पढ़ा है, समझा है, उसी से क्वेश्चन बनेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर, तो देखो क्या पूछा है, जीवन के लिए आवश्यक है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, उपरोक्त मंडल, उपरोक्त सभी। देखो जीवन के लिए क्या आवश्यक होता है, जीव मंडल। क्या बताया, जीव मंडल आवश्यक होता है जीवन के लिए। और ये जीव मंडल किससे मिलकर बना है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। तो कहीं ना कहीं जीवन के लिए आपका जीवमंडल जरूरी है। जीवमंडल जरूरी है मतलब जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल जरूरी है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। इसका आंसर क्या हो गया, डी, कि भाई जीवन के लिए जल भी जरूरी है, स्थलमंडल भी जरूरी है, और वायुमंडल भी जरूरी है। ठीक है, वायुमंडल में क्या है, वायु है। जलमंडल में क्या है, जल है। ये सभी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। अगर ऑप्शन में आपके होता जीव मंडल तो आप जीव मंडल को टिक करते। ठीक है, बट जीव मंडल ऑप्शन में नहीं है तो आप इन तीनों को टिक करेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल चक्र का मुख्य घटक है। जल चक्र है, उसका मुख्य घटक क्या है। इसके लिए आपको जल चक्र याद होना चाहिए। क्या जल वाष्पन की क्रिया, जल, वर्षा, उपरोक्त सभी? बताओ
जल चक्र का मुख्य घटक है। इन चारों में से जल चक्र का मुख्य घटक क्या है? इसके लिए आपको जल चक्र याद होना चाहिए। देखो बेटा क्या होता है, ये समुद्र का जल है, ये समुद्र का जल है, ये समुद्र का जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और क्या बना लेता है? बादल बना लेता है। बादल से वापस बारिश के फॉर्म में नीचे बरस जाता है। तो सबसे पहले समुद्र का जल वाष्प बनकर उड़ा, फिर बारिश के फॉर्म में वापस नीचे आया और जल के रूप में समुद्र में रहा। तो कहीं ना कहीं वाष्पन, वर्षा और जल, ये तीनों ही क्या है? जल चक्र के घटक है। वाष्पन भी जल चक्र का घटक है, जल भी है, वर्षा भी है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर? इसका भी आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके? फोर्थ। क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग में आपका जल है? 60%, आपका 70%, 75%, 80%। बताओ। ये मैंने आपको डायरेक्ट लाइंस बताई है क्लास के अंदर। ये कुछ सिंपल सी लाइंस है जो मैंने आपको डायरेक्ट क्लास में बताई है। आपको बेसिकली ऐसे ही पता होनी चाहिए ये लाइंस। देखो मैंने क्या बताया, पृथ्वी पर आपका कितना जल है? 75% जल है। जो पृथ्वी है उस पे मैक्सिमम पार्ट में क्या है? आपका जल है। आप देखोगे कि पृथ्वी का डायग्राम ये होता है गोल वाला, उसमें आपको नीली नीली पृथ्वी दिखाई देती है। वो जो नीला नीला है ना, वो जल होता है उसके अंदर। ठीक है, तो पृथ्वी पर आपके 75% क्या होता है? जल होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 75%। फिर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जीवन को आश्रय देने वाला, जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का घेरा कहलाता है। कौन सा घेरा? पृथ्वी का ऐसा घेरा, ऐसा आवरण जो किसको आश्रय देता है? जीवन को आश्रय देता है। मतलब उस आवरण के कारण, उस घेरे के कारण क्या मौजूद है पृथ्वी पर? जीवन मौजूद है। उसकी बात करी है। तो क्या वो वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जीव मंडल है? बताओ बताओ। बहुत सोच समझ के आंसर देना है इस क्वेश्चन में आपको। बहुत सोच समझ के आंसर देना है। क्या पूछ रहा है? जीवन को आश्रय देने वाला बताना है। जीवन का जीवन किसके कारण है पृथ्वी पर? जीव मंडल के कारण ही तो है। किसके कारण? जीव मंडल के कारण। ऑप्शन देखो, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। फोर्थ है आपका जल मंडल, जीव मंडल, सॉरी। इसका आंसर हो गया आपका डी। आंसर क्या हो गया? डी। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, टॉपिक अच्छे से समझा हुआ है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप यूं सॉल्व कर दोगे। स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आपको। मान के चलो आपको 4 से 5 महीने का समय लगेगा पूरा परफेक्ट होने में। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कोशिश करोगे, कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, कुछ क्वेश्चंस सही भी होंगे। धीरे धीरे आप क्या करोगे? धीरे धीरे आप और प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन को समझने का तरीका आपके माइंड में आएगा। ये चीजें हम आपको नहीं सिखा सकते, ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, और आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्योंकि 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आपके लिए। तो इसीलिए आप अभी से अपने आप को बदलो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो इसका आंसर तो हो गया आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्या पूछ रहा है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है आपका कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, बायोगैस। नवीकरणीय क्या होता है? जिसका पुनः निर्माण हो जाएगा। पुनः निर्माण। देखो 10th क्लास में आओगे जब आपको बताया जाएगा कोयला जो होता है असीमित होता है, उसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि इनका उपयोग कम करना चाहिए। पेट्रोलियम, इनका यूज भी कम करना चाहिए, इसका भी पुनर्निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि इनके निर्माण में ही हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, कोयला किससे बनता है? पेड़ पौधों से बनता है। अब इसके निर्माण में बहुत समय लगता है, मान के चलो 500 से 600 साल लगते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के निर्माण में भी बहुत टाइम लगता है। ये पेट्रोलियम जीव जंतु से बनता है, 10th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। केरोसिन, वो भी उसमें आ गया। बायोगैस,
ये जो बायोगैस है आपका नवीकरणीय है। बायोगैस क्या होती है, जो गोबर वगैरह होती है ना, उसको अवायवीय परिस्थिति में, मतलब बिना ऑक्सीजन की परिस्थिति में रखा जाता है। ठीक है, गोबर हो गया और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हो गया, उन सब को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखा जाता है, जिससे क्या बनती है, उसमें बायोगैस बनती है। इस बायोगैस का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है, फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है। तो ये क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आंसर हो गया आपके डी। आंसर क्या हो गया बेटा जी, आपके डी हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, रेतीली मिट्टी है, ह्यूमरस युक्त मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है। बताओ, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? उपजाऊ मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें खनिज वगैरह आपके पोषक तत्व अधिक मात्रा में हो। ठीक है, उस मिट्टी के बारे में पूछा गया है, बताओ। ऐसी मिट्टी जिसमें खनिज तत्व पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित हो। क्लियर? तो याद रखना, ह्यूमरस युक्त मिट्टी जो होती है आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके बी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है? इस एनवायरमेंट में वायुमंडल में जो आपकी नाइट्रोजन है वो कितनी प्रतिशत है, वो पूछा है। क्या 58 है, क्या 68 है, क्या 78 है, क्या 88 है? बताओ, एनवायरमेंट में वायुमंडल कितने प्रतिशत उपस्थित होती है? मैंने वायु वाले टॉपिक में भी पढ़ाया है ये वाला पॉइंट आपको, कि वायु क्या होती है, गैसों का मिश्रण होती है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मिलती है, उनमें उनकी परसेंटेज लिखाई थी मैंने आपको। आप लोग बताएंगे इसका आंसर, बताओ। देखो, मैंने बताया था वायुमंडल में 78% क्या है आपकी नाइट्रोजन, 21% है आपका ऑक्सीजन और रिमेन 1% है आपकी अन्य गैसें, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, आर्गन, अन्य गैसें। ठीक है, क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके सी, थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके सी, थर्ड। क्लियर? चले आगे, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। फिर देखो क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जीव का मूल घटक है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से मतलब, देखो क्वेश्चन पढ़ना समझाती हूं मैं। निम्न में से मतलब इन चारों में से कौन सा जीवों का मूल घटक है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से जीव का मूल घटक कौन है? मूल घटक मतलब जीव जो है मूल रूप से किससे मिलकर बना है? जीव जो है मूल रूप से किससे मिलकर बना है, वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कि जीव का मूल घटक क्या है, बताओ। जीव का मूल घटक क्या है? क्या ऑक्सीजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या नाइट्रोजन है, क्या कार्बन है? बताओ। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, CO2, नाइट्रोजन का N2 और इसका कार्बन का C4 होता है, तो कार्बन कार्बन लिख दो। ठीक है, बताओ। देखो, मैंने कार्बन चक्र पढ़ाया था आपको। उस कार्बन चक्र में मैंने आपको बताया था हमारा शरीर जो होता है, हमारी बॉडी मेनली किससे मिलकर बनी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और इनका भी मुख्य घटक क्या होता है? इन सब का मुख्य घटक होता है कार्बन। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो मुख्य घटक है वो क्या है आपका बेटा जी? कार्बन है। हमारे शरीर का मुख्य घटक क्या होगा बेटा? आपके कार्बन होगा। बताओ, हमारे शरीर का मुख्य घटक कंपोनेंट क्या है? आपका कार्बन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्न में से मतलब इन चारों में से, निम्न में से मतलब इन चारों में से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन नहीं करता है? इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है।
ठीक है, इन चारों में से कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, वो बताना है। क्या नाइट्रोसोमोनास है, क्या राइजोबियम है, नीलहरी शैवाल है, बैसिलस सबलिटियस है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करना, NO2 माइनस या फिर NO3 माइनस, नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा होता है। जीवाणु कैसे होते हैं, आपके सहजीवी भी होते हैं और असहजीवी भी होते हैं। ठीक है, मतलब जीवाणु जो होते हैं आपके साथ रह के भी, मतलब पेड़ की जड़ के साथ रहकर भी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और मृदा में मुक्त रूप से रहकर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपका नाइट्रोसोमोनास भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम भी करता है, नीलहरी शैवाल भी करता है, ये बैसिलस सबलिटियस जो होता है ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा जी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके डी। बताओ क्लियर यहां तक सभी को, यस या नो? बताओ बेटा क्लियर यहां तक सभी को, यस या नो? फिर आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कौन सी गैस ईंधन के जलने से निकलती है? जब आप ईंधन को जलाते हो, ईंधन को क्या करते हो, जलाते हो, ईंधन को जलाने से कौन सी गैस मुक्त होती है वो पूछा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है। कार्बन चक्र में, सॉरी हाँ, कार्बन चक्र में मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि ईंधन के जलने से कौन सी गैस निकलती है, बताओ पता है आप लोगों को? देखो ईंधन में क्या आ गया, ईंधन में आ गया आपका कोयला, पेट्रोलियम, इन सबको अगर आप जलाओगे तो क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, याद रखना, सिंपल सा। तो ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा पॉइंट है और कुछ नहीं है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये प्रभाव को उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या ऑक्सीजन है, क्या अमोनिया है, क्या क्लोरीन है? बताओ। क्लास में भी मैंने आपको बताया था ये पॉइंट कि आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है उसका मुख्य घटक कौन सा है। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाना, पृथ्वी का तापमान बढ़ाना। देखो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब उन किरणों को, उस ऊष्मा को वापस जाने नहीं देती है कौन, ये गैसें। जब वो ऊष्मा वापस नहीं जाएगी तो वो पृथ्वी पर रहेगी, तो पृथ्वी का टेम्परेचर रेज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं उसे। और उसके अंदर जो मेन रोल होता है किसका होता है, आपका CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। और वो 3 पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से, मतलब राइट आंसर टिक करने से पहले आपको चारों ऑप्शन रीड करने हैं। अभी से आदत बनानी है तीनों पॉइंट्स की, ये तीनों पॉइंट्स की आदत बना ली, आपके क्वेश्चंस आगे जाकर कभी गलत नहीं होंगे। हाँ स्टार्टिंग में थोड़े बहुत होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देखो बेटा आप साइकिल चलाना भी सीखते हो ना, तो उसमें भी आप 1 बार गिरते हो, 2 बार गिरते हो, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो फिर आप वहां गलती नहीं करते हो, फिर धीरे धीरे आप साइकिल चलाना सीख जाते हो। ठीक उसी प्रकार से आप 1 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर थोड़े क्वेश्चन गलत होंगे, फिर आप देखोगे कि यार मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, फिर नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उस गलती को याद में रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप वहां गलती नहीं करोगे, तो फिर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा और आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो देखो ऐसे तो कोई नहीं होता है कि एकदम एक दिन में सारे क्वेश्चन राइट होना आपके सही हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आज शुरू किया और मैं चाहता हूं कि कल से मेरे सारे क्वेश्चन राइट हो, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब चीजें आती हैं। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में
पौधे प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से पौधे वायुमंडल में क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बताया था मैंने क्लास में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, चलो वापस बताती हूँ। प्रकाश संश्लेषण 10th क्लास में आपके डिटेल में है ये। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, पीएस बोलो, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, ये पौधा होता है, देखो पौधा होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। पौधों में भोजन का निर्माण होता है इस विधि से, भोजन का निर्माण, पौधे भोजन बनाते हैं इससे अपने लिए, ठीक है। देखो पत्ती ने क्या करा? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करा, वातावरण से क्या ली? CO2 ली, जड़ से क्या लिया? जल लिया, और क्या बनाया? भोजन बनाया। देखो CO2 जल, ये सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 बना, और क्या निकली? ऑक्सीजन निकली। तो ये क्या है? भोजन है पादपों के लिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जड़ से जल लेकर भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? पौधे प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से कौन सी गैस ले रहे हैं? सिंपल सी बात है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। देखो ऑप्शन टिक करो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बस सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। 10th क्लास में डिटेल में आता है फोटोसिंथेसिस। फिर देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन की परत किससे हमारी सुरक्षा करती है? ओजोन की परत किससे हमारी सुरक्षा करती है, ये पूछा है। सूर्य की किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से? बताओ, पहले आप लोग बताओ, फिर मैं बताती हूँ आंसर। पहले एक बार आप लोग बता दो बेटा, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि राइट आंसर क्या है। देखो क्या होता है, ये आपकी पृथ्वी मान लो, पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? आपकी ओजोन परत है। ये ओजोन परत क्या होती है? जो आपके सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें? यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स वगैरह उत्पन्न कर देगी, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, जीवों के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देगी। तो इस किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ये ओजोन परत। तो क्या पूछा है क्वेश्चन, ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? यूवी रेस से रक्षा करती है, ठीक है। सूर्य की किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और एक और पॉइंट, अब आप बोलोगे मैम ऑप्शन में तो यूवी रेस है ही नहीं, तो इस यूवी रेस का ही नाम क्या है? आपके पराबैंगनी किरणें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके बी। क्वेश्चन का आंसर है आपके बी। बताओ, आया समझ में? सिंपल सा है बिल्कुल। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है मृदा अपरदन का कारण क्या है, या फिर मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन किस प्रकार होता है? तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए मृदा अपरदन क्या होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है मृदा अपरदन किस कारण होता है? पेड़ पौधों के अभाव के कारण होता है, तेज हवाओं के कारण होता है, मूसलाधार वर्षा के कारण होता है, या फिर उपरोक्त सभी? बताओ, इन चारों में से किसके कारण आपका मृदा अपरदन होता है? मृदा अपरदन क्या है? कुछ नहीं है, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के जाना, ठीक है। अब ये मृदा अपरदन पेड़ पौधों के अभाव के कारण भी होता है, तेज हवाओं के कारण भी होता है। पेड़ पौधे नहीं है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती है। तो क्या होगी कि बारिश वगैरह आएगी तो मिट्टी आसानी से बह के नहीं जाएगी, जाएगी भी तो थोड़ी बहुत जाएगी। तो एक बार तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी का अपरदन होगा,
तेज वायु, वायु आई आंधी के रूप में मिट्टी को उड़ा के ले गई। ठीक है, तीसरा क्या है, मूसलाधार वर्षा, देखा बारिश आती है तो मिट्टी भी पानी के साथ बह के नीचे आ जाती है। तो इसका आंसर क्या है आपके डी ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, डी ऑल ऑफ दिस। बताओ क्लियर है, चलें आगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ह्यूमरस बनाने में सहायक जीव है, ह्यूमरस बनाने में सहायक जीव कौन से हैं, चूहे हैं, केचुए हैं, सांप है, प्रोटोजोआ है, बताओ। ह्यूमरस बनाने में आपके सहायक जीव है कौन से हैं, सिंपल सा केचुआ है, इसका आंसर है आपके बी। इसका आंसर क्या है, बी है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो केचुए हैं यही मिट्टी के अंदर ह्यूमरस बनाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने वाली प्रक्रिया। वायुमंडल में वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, दहन, बताओ कौन सी प्रक्रिया जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। अभी पढ़ाया था, आप लोग बताओ आंसर जल्दी से। बताओ, देखो क्या बताया था, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बताया, पौधे ने वातावरण से CO2 को लिया, जल लिया जड़ से, क्या बनाया C6H12O6। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन करता है एनवायरमेंट से, तो यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यूज करती है। क्लियर है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके, सी हो गया। और वही अगर बात करेगी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कैसे होती है, तो वो हो जाएगा आपका श्वसन। ये श्वसन क्या करता है, एनवायरमेंट में CO2 मुक्त करता है। कैसे, जो C6H12O6 है उसका ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और जल बनाता है। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये आपको दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में से यूज करने वाली प्रक्रिया हो गई प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, एनवायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाली प्रक्रिया आपकी श्वसन हो जाती है। क्लियर, और इसी के साथ आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ट्रिक आ जाएगी। बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ में, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।